हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने और एक नई शुरुआत जो मेरी तरफ से आपको इस चैनल पर मिल रही है जियो ज्ञान में। कोशिश यही रहेगी कि आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट दिया जाए, अच्छी तैयारी आपकी सीटेट की जाए और जो सीटेट अभी संभावित होने वाला है इस साल में, उसके लिए हम पूरे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं महेंद्र स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का आज की क्लास में। ठीक है, स्वागत है। महेंद्र सर के साथ आप लोग एक बार फिर से सीटेट की तैयारी में जुड़ने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना पहले हुआ करती थी ना अब होगी, डायरेक्ट तैयारी पर पहुंचते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें कि आज हमें करना क्या है, तो एसएसटी की क्लास के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों को। डेली कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि आपको जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा था पहले और अब भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, वो एक तरीका किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक रीडिंग की जाए, लेकिन एक जो एनालाइज करके हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद जब आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी सीटेट पास करने में। तो चलिए, एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस आज हम करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा फैक्ट, कुछ हिस्ट्री के, कुछ इंग्लिश ज्योग्राफी के, कुछ सिविक्स के लेते हुए चलेंगे और फिर आपको रिवर्स में सारे पेपरों को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन की एनसीईआरटी कहाँ से ये पूछा गया है ये मैं आपको बताते चलूँगा। फ़िलहाल फटाफट से रिवाइज़ करते हैं जो आप चीज़ें देखते हैं उनको, कि BC बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से डिनोट किया जाता है। ईसा पूर्व का मतलब क्या मिलता है यहाँ पर, कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये सारी की सारी घटनाएं की गई हैं या ये घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट, एडी की जब हम बात करते हैं, एडी जो आज प्रेजेंट समय चल रहा है, जैसे 2026 एडी कहा जाएगा। ठीक है, CE कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है, या इसको हम कंटेम्प्रेरी एरा बोलते हैं कि उस समय पर इस वाले साल में ये घटनाएं घटित हुई थी। ठीक, BCE बिफोर कॉमन एरा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि BCE एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा भूत प्रेत BP की बात करेंगे, मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, और ख़ास बात कि भारत में इन तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष से पहले से प्रारंभ हुआ है। मतलब ये समझो 200 साल पहले इन डेट को हमने इस्तेमाल करना शुरू करा, और हमारा खुद का इतिहास लगभग 4 से 4,500 साल पुराना है। ठीक, देखो पहला टॉपिक ही हम देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ पर मिल रहे थे, लोग नर्मदा नदी के तट पर मिल रहे थे। मतलब सबसे पहले अगर हम मानव के रहने की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो इस नर्मदा नदी के किनारे पर आपको लोग रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, क्या थे यहाँ पर एक कुशल संग्राहक के तौर पर हमें मिलते हैं, यानी कि वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। ठीक है, और आसपास की चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे, और जंगल, विंध्य के जंगल और जो सतपुड़ा के जंगल है, वहाँ से वो चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। इकट्ठा करने में क्या था, शिकार उनका मिल जाता है। ठीक, जानवरों को मार के इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी जो जंगलों पर निर्भर कंद मूल फल फूल हैं उन्हें वो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, भारत में उत्तर पूर्व में गारो, अब देखो गारो खासी जयंतियाँ हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो गारो खासी और जयंतियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गारो आपको मिल रही है पहली जो रेंज है, फिर उसके बाद खांसी मिल रही है, फिर जयंती मिल रही है। तीनों के तीनों सेम इसी रीजन में मिल रही है। मैं इसको एक बार आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, गारो, खांसी और जयंतियाँ। जस्ट अ मिनट, ये देखो। ठीक है, गारो, खांसी और जयंतियाँ। ठीक, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूँ जिससे कि आप चीज़ें आसानी से समझ सकें। ठीक, देखो यहाँ पर आ रही है गारो, खांसी और जयंतियाँ। तो ये मेघालय वाले रीजन पर हमें चीज़ें मिल रही हैं, गारो, खांसी और जयंतियाँ। ठीक है,
तो उत्तर पूर्व हम मेघालय कह सकते हैं इसको, और मध्य भारत में जब एमपी की बात करते हैं तो विंध्य की पहाड़ी में कृषि का विकास हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमें मिलता है कि सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है या तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों के आसपास या फिर विंध्य की पहाड़ियों पर हमें मिलता है। और क्या उगाया गया था, तो ध्यान रखो सबसे पहले चावल उगाया गया था। ठीक है, ये स्थान हमें कहाँ मिलता है, ये विंध्य के उत्तर में स्थित हमें मिल जाता है। ठीक, अगला ट्रिब्यूटरी एक शब्द हमें मिलता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है, सहायक नदियाँ, जो एक बड़ी नदी में कुछ छोटी नदियाँ आकर के मर्ज हो जाती हैं। कुछ छोटी नदियाँ आकर के क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो उन्हें इस बड़ी नदी की क्या कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। उसके अलावा हम देखते हैं श्योक मिल जाती है आपको। ठीक, जास्कर भी एक नदी है, जास्कर मिल जाती है। तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों के किनारे लगभग 4000 वर्ष पूर्व कुछ नगर फले फूले। तो अब ये जो 4000 साल पुरानी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। किसकी बात कर रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो गंगा की सहायक नदियों के किनारे क्या विकसित हुए थे, तो वो हुए थे हमारे महाजनपद। अभी पेंटैप का सॉफ्टवेयर सही से अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इस तरीके का दिख रहा है ये। चलो, आगे आने वाले समय पर आपको चीज़ें और बेहतर दिखाई दे जाएंगी। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे हो रहे हैं क्या, महाजनपद का विकास। शहरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अब दक्षिण एशिया में हम बात करते हैं भारत और उसके सहायक जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अब यहाँ देखो, ये भारत हमें मिल रहा है, देन पाकिस्तान हमें मिलता है, उसके बाद नेपाल वाला रीजन ये है, ये भूटान वाला रीजन भूटान ये हमें मिल रहा है, श्रीलंका ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अलावा हम देख सकते हैं पाकिस्तान से दूर अफ़गानिस्तान वाला रीजन, ये हम देखते हैं यहाँ पर। उसके और इधर जाएंगे तो ईरान और ये चाइना। ठीक, और यहाँ पर है म्यांमार। ये पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो ये क्या बोले गए हैं, ये दक्षिण एशिया के प्रमुख देश बोले गए हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, बात बिल्कुल ठीक है, एशिया से छोटा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात विशालता की, और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ और पर्वतों से बटे होने की वजह से इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप लोगों का कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया से किससे अलग है, समुद्र से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा रीजन हमारा समुद्र वाला है। इसके अलावा हिमालय वाला रीजन, यहाँ ये पूरा रीजन अलग कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट वाला रीजन जो मरुस्थल का रीजन है वो इसको अलग करता है बाकी के हमारे एशिया के भाग से। इसीलिए इस क्षेत्र को उप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अपने देश के लिए हम पर्याय इंडिया या भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए यहाँ पर कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। इंडस मतलब सिंधु नदी। ठीक है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, अंग्रेजों ने इंडस और इंडस का क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। ठीक, सिंधु को अरब वालों ने क्या कहा, बोला सिंधु तो बोल नहीं पाए वो, सिंध का इन्होंने सिंधु या हिंद कर दिया, सिंध प्रदेश। सिंधु से क्या बोला गया था, सिंध प्रदेश, और वही सिंध प्रदेश बदलते हुए नामों में क्या मिलता है हमें, हिंद प्रदेश मिल जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनान के लोगों ने सिंधु को, ठीक है, सिंधु को या हिंद को, ठीक है, सिंधु को या सिंधु को हिंदोश या इंदोश कहा।
इसका मतलब होता है कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश, जिसको इंडिया कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। अब अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो किताबों से, जो पुराने समय पर लिखी गई किताबें हैं। किताबें कैसे लिखी जाती थी? हाथों से लिखी जाती थी, तो इसलिए इनको पांडुलिपि कहा गया। क्या कहा गया? पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यू क्या डिनोट करता है? मैन्यू डिनोट फॉर द हैंड, हाथ। हाथ से मैन्यू निकला है, स्क्रिप्ट मतलब होती है जो कहानी, ये जो चीज़ें लिखी गई है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ है। कहाँ से ध्यान आएगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैन्यूस्क्रिप्ट कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है। बाद में पांडुलिपियाँ, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी है। तो पांडुलिपियाँ किस में लिखी जाती थी? या तो ताड़पत्र में, या हिमालय में एक पेड़ मिलता था ना जिसका नाम था भुर्ज, भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से, और आप उसको क्या बोलते हैं? भोजपत्र। सुनते हैं ना आप, बोलते हैं भोजपत्र। बिल्कुल पतला सा ब्राउन कलर का एक कह सकते हैं कि पेड़ की छाल सी होती है, बहुत पतली पेपर के तौर पर उसको रिफाइन किया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता था। देखो, ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यह है। पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों में बांध दिया जाता था। तो फिर इनको क्या करते? यहाँ पर ये देखो, यहाँ दिख रहे हैं ना ये छेद सा, यहाँ पर क्या एक कोने पर इनको बांध दिया जाता था। ठीक है। यह भोजपत्र की छाल से बनी एक पांडुलिपि आपको दिखाई गई है। ओके। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नाम के राजा के आदेश पर लिखवाया गया था। अब ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, इस अभिलेख की बात। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, मतलब लिखने के लिए जो यूज़ की जाती है वो लिपि है, बोलने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। लिपियाँ हमेशा क्या होती है? अक्षर और संकेतों से बनी होती है। जब हम बोलते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामीक नाम की 2 लिपियों का, ठीक है, और भाषाओं का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन सिंपल और सीधा पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि अशोक के किस अभिलेख में यूनानी और अरामीक नाम की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के किस अभिलेख में यूनानी और अरामीक भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो किस अभिलेख में? तो अभिलेख का नाम है कांधार अभिलेख। ठीक है, कांधार अभिलेख। तो इसमें इन 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख पर 3 अलग अलग भाषाएं, कौन सी भाषा? यूनानी, यूनान की भाषा, इजिप्ट की यानी मिस्र की भाषा, मिस्री की 2 भाषाओं का प्रयोग मिलता है। तो क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि किस अभिलेख में 3 भाषाओं का जिक्र है? यूनान और मिस्र की 2 भाषाएं। तो यूनान की एक, मिस्र की 2 भाषाएं कहाँ से? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम की जगह से। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सीधा पॉइंट याद रखना। अगला, यूनानी भाषाओं ने बताया कि राजाओं और रानियों के नाम के कुछ छोटे छोटे फ्रेम बनाए जाते थे वहाँ पर, जिनको कारतूस कहा जाता था। ये एग्जाम्पल है कारतूस का। अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉक्स बना हुआ है तो उसको पी से डिनोट कर दिया है, सेमी सर्कल सा बना हुआ है टी से डिनोट कर दिया है, यहाँ पर ये कुछ बिल्ली या शेल टाइप का है एल से डिनोट किया है, 2 चाकुओं को आई से डिनोट किया है। तो सिंबोलाइज है, पिक्टोग्राफिक कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन सिंपल ध्यान रखना, यूनान के राजा और रानियों के छोटे फ्रेम हैं, नेम प्लेट जैसे आजकल हम हमारे घरों के बाहर लगाते हैं। ठीक है, कि महेंद्र
सिंह मेहरा इस तरीके से लगाया जाकर आपके घरों के बाहर आपके नेम प्लेट लगी रहती है। तो वो नेम प्लेट जिसे आज हम नेम प्लेट बोल रहे हैं, यूनान में राजा और रानियों के उन नामों के जो फ्रेम थे उनको कारतूस कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं आप कितना बूझ पाते हैं। सबसे पहला, मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ। मैन्यू का मतलब क्या है, अभी पता चला, मनुष्य। सही है। हस्त या हाथ, लेख या बुद्धि। तो सिंपल, मैन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ। ठीक है, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का आंसर क्या रहेगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, अतीत के बारे में जानकारी, पांडुलिपि। अब ये देखो क्वेश्चन कहाँ से मिला, तो आपके चैप्टर 1 मिलता है ना, कब, क्या, कहाँ, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो इसमें देखो मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से बना है, जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, अगला बड़ा क्वेश्चन है, फिर से मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा लग रहा है। चलो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ। निम्नलिखित कथन ए, बी, सी और डी मेहरौली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। यह लोहे का बना हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल लौह स्तंभ है तो लोहे का बना रहेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है हमारे पास, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है कि इसकी ऊंचाई 2.78 मीटर है। ठीक, और तीसरा है आज से लगभग 1800 साल पहले बना था, इसका वजन 3 टन के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि आपका जो ए और डी पॉइंट है ये सही है। ठीक है, आपका जो ए और डी पॉइंट है, ए पॉइंट इज़ राइट एंड डी पॉइंट इज राइट, ये दोनों गलत हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका डी पॉइंट सेकंड वाला। देखो कहाँ से, लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास खड़ा है, लौह स्तंभ कुशलता का उदाहरण। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर, यहाँ कितनी है 7.8, यहाँ है 7.2 मीटर। ठीक है, कितने साल, 1500 साल पुराने, यहाँ 1800 दे दिया। ठीक, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, बाकी दोनों चीज़ें ठीक है। वजन 300 से भी ज़्यादा टन का हमें मिल रहा है। ओके, चलो अगला, वो विदेशी यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ह से हर्षवर्धन और ह से ही आपको मिलेगा वेंग सांग। ठीक है, तो यहाँ वेंग सांग तो दिख नहीं रहा है, तो दिख क्या रहा है आपको, क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको मिल रहा है चैन सांग, जो लिखा है ना वेंग, XUAN, वेंग सांग। अब क्योंकि चाइनीज़ नाम है तो बोलने की प्रोनाउंसिएशन और लिखने का नाम तो भैया आपको पता है, चांचुन किम्पू। ठीक है, तो ये चांगकुम पिंकू को वेंग सांग यहाँ पर चेन तसांग ये बोला गया है। ठीक, अब ये जैंग ZANG को तसांग कहाँ से मिल रहा है इसका तो पता नहीं है, लेकिन चाइनीज़ नाम है, ध्यान रख लेना। वरना ह से हर्षवर्धन, ह से वेंग सांग। ठीक, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर मेगास्थनीज आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर फाहियान आया था। ठीक है, फाहिशियन लिखा हुआ है जो पहला। देखो, दरबारी राजा हर्षवर्धन थे। ठीक है, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करते थे, जिन्होंने हर्षचरित नाम की लिखी है किताब। इसके अलावा चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, तो अब वहाँ पर उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें पता चला कि हर्षवर्धन के टाइम पर स्वयं तसांग आया हुआ था। अगला, महापाषाण क्या चिन्हित करता है, महापाषाण वो बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आधिपत्य उपलब्धियों के अंकित करने के लिए परिवार में जन्म ले निकले कब्रगाह। तो सिंपल सीधा याद रख लेना कि जो महापाषाण है ये कब्रों के ऊपर कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। जैसा हम देखते नहीं है कि चर्च में जब आप जाते तो कोई कब्र होती है, उस कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा रहता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम ठिकाना, मतलब नाम वाम लिखा होता है कि भाई ये नाम था, इतने से इतने टाइम तक जीवित रहे, और कुछ खूबी लिखनी है तो उनकी लिख दी जाए। तो उस समय पर महापाषाण क्या थे, बड़े बड़े कब्र गाह हुआ करते थे। ठीक, खामोश प्रहरी, देखो महापाषाण की कहानी। शिलाखंड महापाषाण, ठीक है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से एक के बाद एक बहुत बढ़िया तरीके से सजाए जाते थे। ठीक है, अगला, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा
और लालसाओं जो कभी पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। मतलब ये किसने बताया कि हमारे जीवन में दुख है और उस दुख का कारण हमारी अधूरी इच्छाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, इसे बताने का काम गौतम बुद्ध कर चुके हैं। ठीक, कि क्या है, ये बोल चुके हैं कि भैया जीवन है और जीवन है तो दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है। ये चार उन्होंने क्या दिए थे, आर्य सत्य नोबेल ट्रुथ देने का काम किया था। ठीक है, देखो क्या मिलता है हमारे पास, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, कारण इच्छाएं हैं। ठीक है, कभी संतुष्ट नहीं होते, और बुद्ध ने इसी लिप्सा को क्या कहा है, तन्हा यानी तृष्णा कहा गया है। क्या कहा गया, तृष्णा कहा गया। बुद्ध ने शिक्षा दी और आत्म संयमाधिकार अपनाकर ऐसे लालसों से मुक्ति पा सकते हैं। यह हमें मार्ग बताया। 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहे गए हैं बुद्ध के। संघ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते हैं। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती है। संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने मालिकों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। संघ में प्रवेश लेने के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। दासों को अपने मालिकों से पूछने की ज़रूरत है, स्त्रियों को अपने पति से पूछने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ये भी सही कहा जा सकता है। ठीक है, देखो बुद्ध महावीर दोनों का मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते हैं, ये गलत कथन हो गया। ठीक है, अगला, संघ नाम संगठन बनाए जहाँ घर का त्याग रहने वाले एक संग रहते हैं। ठीक है, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती है, स्त्री को पति से अनुमति लेनी होती है। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन बीते हैं, अपना अधिकांश समय ध्यान केंद्रित करते हैं। दिन के एक निश्चित समय में शहर तथा गाँव में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा मिल जाएगा आपको, सेकंड आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या मिल जाएगा आपको, इसका सही आंसर। ठीक, क्लियर बात यहाँ तक। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूँ, जो हमने देखा सेकंड इज द राइट आंसर। अगला, झूम खेती के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये झूम खेती क्या मिल गया, ज्योग्राफी से एक पॉइंट मिला, मतलब थोड़ा सा चलते चलते ज्योग्राफी में भी पहुँच गए। झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल रहा। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। तो सही जवाब हमारे पास क्या मिल जाएगा कि एक गलत है, अंग्रेजों ने बसाने का प्रयास बहुत सफल रहा था। नहीं, इन्होंने कोशिश बहुत की थी लेकिन वो सफल नहीं रहा, वो विफल हो गया। ठीक है, और झूम खेतीहरों ने पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के आसपास तरीकों पर जोर दिया। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ये झूम खेती के बारे में सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो पढ़ना एक बार झूम खेती, जिसे कृतन और दहन खेती भी कहा जाता है। ठीक है, फसल उगाने का एक तरीका है। ठीक, उत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि मुख्य रूप से झूम खेती पर आधारित होती है। तो ये सब चीज़ें झूम खेती के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। अगला, रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए। रीड और मुनरो दोनों को लगता था कि उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो बिल्कुल दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हमें मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा इसका सही जवाब हमें क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास मिल रहा है जमींदार नहीं, तो ये कथन सही है। मुंडो का तर्क था कि दक्षिण में किसान का सीधे बंदोबस्त किया जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इसलिए कि परंपरागत जमींदार नहीं थे तब उन्होंने कहा था, बिल्कुल ठीक है। ए और दोनों ठीक हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या मिल जाएगा आप लोगों के पास, सही जवाब मिल जाएगा ए पॉइंट। ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में शासन, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। वहाँ जो नई व्यवस्था
हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी नाम दिया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टीपू सुल्तान के संग युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था पर आजमा कर भी देखा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का विकास किया। धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी यही व्यवस्था लागू की गई। मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि सीधे किसानों के संग ही बंदोबस्त किया जाना चाहिए, जो कई सालों से वहां पर खेती करते आ रहे हैं। बात क्लियर, समझ में आई बिल्कुल बात। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया था। बताओ क्या सही काम किया था इन्होंने ये? ठीक है, भोपाल की बेगमों ने। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही हमारे पास मिल जाती है। पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष ने तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी। बिल्कुल ठीक है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल और विश्वविद्यालय खोला। चलो अब चेक करते हैं कहाँ खोला। यहाँ महिला जाति सुधार, देखो बढ़ावा देने में भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, देखो स्त्री पुरुष ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब लिखी। तो ताराबाई शिंदे है, पंडिता रमाबाई नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, कैंसिल हो चुका है। तो अगर मैं बी को कैंसिल करता हूँ तो पहला ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा क्या, बचा है केवल थर्ड। तो अगर आपको स्त्री पुरुष तुलना किताब पता है ताराबाई शिंदे ने लिखी है तो डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि ए और सी सही है। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ए और सी सही है, मतलब थर्ड क्या होगा आप लोगों का सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का पॉइंट। चलो अगला आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उम्मीद करते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद है। महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती है। बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती हैं। तो सही जवाब क्या मिलेगा, डी। देखो सती प्रथा पर ये दलील बिल्कुल सही है कि हमने महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया और कहने लगा कि ये कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो अगर तुम सीटेट का पेपर ही नहीं दोगे, तुम बोलेंगे भाई तुम तो पास ही नहीं हो सकता, लेकिन पेपर नहीं देने देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, देखो इस चीज़ को पढ़ो। सती प्रथा के विरोध में स्वाभाविक क्षमता प्रदर्शन का सही मौका ही कब दिया हमने, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें उतनी समझ ही नहीं है? तो इसलिए सही जवाब सेकंड हमारे पास मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट हम देख रहे थे। बाकी चीज़ें, बाकी पॉइंट इसी तरीके से हम और आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। फिलहाल तो आप सब लोगों के लिए यही कहूँगा कि क्या कर लें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि समय समय पर जो भी सीटेट की रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो पूरे के पूरे, मतलब ये समझो कि पूरी सीटेट में जो एनसीईआरटी है आपकी, वो यहाँ पर करवाई जाएगी आपको। ठीक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। उसके अलावा और आपको पता है एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता बस। तो फ्री में एनसीईआरटी पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका चैनल है, मन करे लाइक करना, नहीं मन करे तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ें और पॉसिबल हो सकती हैं, क्या चीज़ें और अच्छी हम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।